की राजनीति इस समय पिछड़ा बनाम स्वर्ण का हो गया है और उसका कारण सिर्फ है यूजीसी। यूजीसी में अपनी गाइडलाइंस में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो भारत की राजनीति को दो खेमे में बांट दिया है। एक तरफ अगड़ा है और दूसरी तरफ पिछड़ा है, यानी कि एससी एसटी ओबीसी एक तरफ और जनरल कैटेगरी के लोग एक तरफ। सबका अपना अलग अलग मत और अलग अलग तर्क है इस यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर। तो हम ये समझेंगे कि पहले यूजीसी है क्या, उसके गाइडलाइंस क्या है और क्यों इस यूजीसी गाइडलाइंस का स्वर्णों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो हम पूरा इस फैक्ट को समझेंगे। तो ये फैक्ट हमारा ये है कि पहले यूजीसी है क्या। तो यूजीसी को अगर हम जानेंगे तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना हुआ था 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के माध्यम से, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं यूजीसी का काम क्या है। तो यूजीसी का जो काम है विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो, उसको मान्यता प्रदान करने का काम कौन करता है? यूजीसी करता है। दूसरा काम अगर हम देखेंगे कि विश्वविद्यालयों को फंड देता है, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी को संचालित होने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और उस पैसे को यूजीसी देता है। यूजीसी कैसे देता है? रिसर्च के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिल्डिंगें वगैरह बनाने के लिए, शिक्षकों का वेतन देता है और साथ में जो स्कॉलरशिप योजनाएं होती है, यानी कि जो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है वो यूजीसी के द्वारा ही मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखता है, यानी कि हायर एजुकेशन में जो उच्च शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं उसमें ये सिलेबस को, यानी कि शिक्षा के सिलेबस को बनाता है, शिक्षा प्रणाली, परीक्षा की प्रणाली को बनाता है और रिसर्च स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। उसके साथ ही शिक्षक भर्ती के नियम बनाता है, जैसे कि नेट पीएचडी की योग्यता क्या होगी, प्रोफेसर कैसे नियुक्त होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर कैसे नियुक्त होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या क्या शर्तें होती है। ये सारा चीज कौन डिसाइड करता है? यह डिसाइड करता है यूजीसी। उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे जो मुख्य इंपॉर्टेंट है कि यूजीसी का मुख्य काम क्या है। तो यूजीसी का मुख्य काम है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने का नियम बनाना, रैगिंग विरोधी गाइडलाइंस देना और इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्विटी रेगुलेशन को मेंटेन करना। अब हम समझेंगे भेदभाव को रोकने के नियम बनाना। जैसे कि भेदभाव की शुरुआत जो है बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है, लेकिन उसका सही प्रभाव यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में देखने को मिलता है। जब बच्चा अपने हक और अधिकार के लिए बात करता है, लड़ता है, पढ़ता है, सीखता है, तो वहीं पे ही भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। रैगिंग विरोधी गाइडलाइंस, यानी कि जो नए बच्चे एडमिशन लेकर यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो वहाँ के जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उनको वो रैगिंग करते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, शोषित करते हैं। और उनके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्विटी रेगुलेशन, यानी कि जो यूजीसी है एक ऐसा माहौल बनाए, एक ऐसी संस्था बनाए जहां पे सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म और सभी क्षेत्र के लोग बिना भेदभाव के आसानी से हर अपॉर्चुनिटी को, हर अवसर को प्राप्त कर सके। तो यह यूजीसी के मुख्य काम है। अब इन्हीं भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी ने कुछ कठोर नियम ला दिए। यूजीसी ने 2012 में तो नियम लाए थे, लेकिन उस 2012 के नियम को फेल हो गए। वो नियम जमीनी स्तर पर काम नहीं किए, इसलिए उसको बदलकर यूजीसी ने 2026 में नया नियम लाया है। तो हम पहले समझेंगे कि पहले भेदभाव कैसे होता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर भेदभाव यूनिवर्सिटियों में कैसे होता है। तो यूनिवर्सिटियों में जो भेदभाव है वो देखिए एडमिशन के समय होता है। अक्सर क्या होता है कि जो पिछड़ी जाति के बच्चे होते हैं, छोटी जाति के बच्चे होते हैं, उनसे इंटरव्यू में जानबूझकर कठिन सवाल शिक्षकों और प्रोफेसरों द्वारा पूछा जाता है। उसके बाद आरक्षण से आए हो ऐसे ताने दिए जाते हैं, यानी कि जिनका एडमिशन रिजर्व कोटे से होता है उनको यूनिवर्सिटियों में ताने दिया जाता है कि तुम इस जाति की हो या इस वर्ग से हो, इसलिए तुमको यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। इस आधार पे भेदभाव किया जाता है। उसके बाद क्लासरूम में, अभी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे केसेस 2012 से पहले देखने को मिले हैं जहाँ पे अपर कास्ट के बच्चों का हॉस्टल में अलग उनके खाने पीने की व्यवस्था थी, लोअर कास्ट के जो बच्चे थे उनका खाने पीने की व्यवस्था अलग थी। तो क्लासरूम में छात्रों को नजरअंदाज किया जाता है, सवाल पूछकर अपमानित किया जाता है।
और सरनेम के हिसाब से जज किया जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी का है तो उसको यह सम्मानित फैमिली, सम्मानित जगह से लोग इसको समझेंगे, और जैसे कि कोई छोटी कास्ट का है तो उसको ये लोग अपमानित करते हैं। तो ऐसे भेदभाव देखने को मिलता है। उसके बाद परीक्षा और मार्किंग में अक्सर देखा जाता है कि यूनिवर्सिटियों में जो इंटरनल वाइवा होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, उसमें यह देखा गया है कि अपर कास्ट के जो स्टूडेंट होते हैं उनको उसी प्रश्न के लिए ज़्यादा नंबर मिलता है, बल्कि लोअर कास्ट के जो स्टूडेंट होते हैं उनको उसी प्रश्न का कम नंबर मिलता है। तो इससे आज भी ये धरातल पे राजनीतिक हावी के कारण और जातिगत भेदभाव के कारण ये शिक्षकों द्वारा ये किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्टल में अलग कमरे या दूरी पे खाने पीने को लेकर भेदभाव किया जाता है, यानी कि ब्राह्मण का, जनरल कैटेगरी का और क्षत्रिय वर्ग का, इनका बर्तन अलग रखा जाता है, और जो निम्न जाति के लोग हैं उनका बर्तन अलग रखा जाता है हॉस्टलों में। उसके बाद हम जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके मजाक या टिप्पणी, ऐसे भेदभाव होते हैं। उसके अलावा पीएचडी रिसर्च में अगर हम देखा जाए तो जो पीएचडी के जो स्कॉलर होते हैं उनको उनके एडवाइजर या प्रोफेसर या तो उनको गाइड नहीं करते हैं, ठीक है, या तो जानबूझकर उनके थीसिस को रोक देते हैं, जिससे उनकी डॉक्टर की डिग्री पूरी ना हो सके, यानी पीएचडी की डिग्री पूरी ना हो सके। और यही मामला रोहित वेमुला में हुआ था। रोहित वेमुला जो एक पीएचडी के स्कॉलर थे, उनको जानबूझकर जातिगत सूचक शब्द का प्रयोग करके अपमानित किया गया, उनके थीसिस को रोकी गई और मजबूरी में वो स्टूडेंट आत्महत्या कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप में फॉर्म रोककर, जानबूझकर उनकी स्कॉलरशिप को रोका जाता था। भाषा के क्षेत्र के आधार पर, जैसे कि सपोज करिए आप खुद प्रैक्टिकली इस चीज को सोचिए कि हम आजमगढ़ से हैं और कई जगह ऐसा माना जाता है कि आजमगढ़ को आतंकवाद गढ़ के नाम से जाना जाता है। अब आप स्वयं सोचिए कि अगर आप आजमगढ़ के नाम से किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, आजमगढ़ का अपना आइडेंटिफिकेशन दिए हैं, परिचय दिए हैं कि हम आजमगढ़ से रहने वाले हैं, और आपको आतंकवादीगढ़ कहा जाए या फिर एक हीन भावना से देखा जाए, तो आप कितना अपने आप में अपमानित महसूस करेंगे। और ये सिर्फ ओबीसी SC ST के लिए नहीं, ये जनरल वालों के लिए भी है कि अगर जो क्षेत्र के आधार पर अगर आपको अपमान का सामना करना पड़े तो वो भी एक भेदभाव की कैटेगरी में आता है। तो क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के आधार पे, अब जैसे कि हम भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, और अगर हम किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और वहाँ पे हम इंग्लिश बोलने में असमर्थ रहें या इंग्लिश न बोल पाए तो हमको पिछड़ा गवार इस टाइप से अगर बोला जाए तो यह भी एक भेदभाव की कैटेगरी में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सोशल बायकॉट, यानी कि ग्रुप स्टडी से उनको बाहर रखना, यूनिवर्सिटियों में कोई प्रोग्राम हो या फिर कोई सोशल एक्टिविटी हो उससे बाहर रखना, ये सभी चीजें भेदभाव के कारण हैं और भेदभाव के तरीके हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए सन 2012 में यूजीसी ने एक नया गाइडलाइंस दिया था जिसको कहते हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन। इसका उद्देश्य यही था कि यूनिवर्सिटियों में SC ST OBC व अन्य छात्रों के भेदभाव को रोकना था, ठीक है। इसकी प्रावधान कहते हैं कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बनाना और शिकायतों को लेने की व्यवस्था थी, यानी कि हर यूनिवर्सिटियों में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बने जहां पे यदि किसी स्टूडेंट के साथ या किसी शिक्षक के साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो वह अपनी शिकायत बिना डर के वहां पे दे सके। तो यह 2012 की गाइडलाइंस में यूजीसी ने यह किया था। लेकिन ध्यान दें, 2012 का गाइडलाइंस फेल हुआ और फेल होने के बाद जो उसके दुष्परिणाम आए उसी का कारण था कि यूजीसी ने नया गाइडलाइंस दिया है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये फेल क्यों हुआ, यूजीसी का जो 2012 का गाइडलाइंस था वो फेल हुआ, तभी नया कानून आया, तो वो फेल क्यों हुआ समझेंगे। पहली बात तो ये सिर्फ गाइडलाइंस थी, कोई कानून नहीं था। ध्यान दें, गाइडलाइंस और कानून में अंतर होता है। गाइडलाइंस वह होता है जो एक एडवाइजरी के रूप में आपको कोई संस्था देती है, आप उसको फॉलो करें या ना फॉलो करें ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है, ठीक, इसके लिए आपको कोई दंड नहीं मिलता। लेकिन कानून में क्या होता है, उसमें निश्चित आपके अधिकार और दायित्वों का वर्णन होता है, और अगर आप उस दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं या आप अपनी उस नियम के तहत नहीं चलते हो आपको, तो आपको दंड जैसे प्रावधान को भी मिलेगा, ठीक है। तो उसकी अगर बात करें तो यह गाइडलाइंस से कानून नहीं था, इसलिए वो फेल हो गया। दूसरी चीजें क्या थी कि शिकायतों को समय पे सॉल्व नहीं किया जाता था, शिकायतें का कोई टाइम लाइन नहीं था, इसलिए शिकायतें लंबे समय तक लटकी रहती थी
और लोग उसको भूल जाते थे। और दूसरी चीज क्या है कि शिकायत जो है व्यवस्था बहुत कमजोर थी। जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल था वो सिर्फ कागजों में था, यूनिवर्सिटियों पे ग्राउंड लेवल पे वो कोई वर्क नहीं करता था। इसके अलावा जो यूजीसी की निगरानी बहुत कमजोर थी। और सबसे बड़ी समस्या जो ये थी, समस्या ये थी कि अगर कोई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत करता था तो उसकी सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता थी। अक्सर बदले की भावना से यूनिवर्सिटियों में उनको मार दिया जाता था, फेल कर दिया जाता था, रैगिंग किया जाता था और यहाँ तक कि आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर किया जाता था। अब इन्हीं सब मामलों को लेते हुए यूजीसी ने कठोर गाइडलाइंस दिया। अब कठोर गाइडलाइंस लाने का क्या कारण था, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो कठोर गाइडलाइंस का कारण यह था कि कैंपस क्राइम यानी कि स्टूडेंट के सुसाइड बढ़े थे, जो एनसीआरबी के डाटा में था। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो जातिगत भेदभाव के मामले लगातार सामने आए थे, सोशल मीडिया के माध्यम से आए थे, न्यूज मीडिया के माध्यम से आए थे, तो ये लगातार मामले बढ़ते जा रहे थे। साथ में सुप्रीम कोर्ट का एक दबाव था। अब जैसे कि लोगों का एक भ्रम यह है कि यूजीसी जो नई गाइडलाइंस लाई है, जो नया कानून लाया है, लोगों का कहना यह है कि वह राजनीतिक पार्टियां लाई, यानी कि बीजेपी उसको लाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यूजीसी का जो गाइडलाइंस आया है उसको किसी सरकार ने नहीं लाया है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट ने, ये सुप्रीम कोर्ट के दबाव में यूजीसी ने लाया है। क्यों लाया है? क्योंकि जब भेदभाव हो रहा था स्टूडेंटों के साथ, शिक्षकों के साथ यूनिवर्सिटियों में, तो आपके जो संविधान के फंडामेंटल राइट है, यानी कि जो मूल अधिकार है, आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी कहता है, समता का अधिकार कहता है, आर्टिकल 15 जो कहता है जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, आर्टिकल 21 जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, इनका उल्लंघन हो रहा था। तो इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कठोर सख्त संदेश दिया कि आप जो है कठोर कार्रवाई करते हुए नई गाइडलाइंस लाइए। उसके बाद जो यूजीसी 2012 के जो नियम फेल इसलिए हो गए क्योंकि वो सिर्फ एक गाइडलाइंस थी, उसका कोई कठोर कानून नहीं था, कोई दंड का प्रावधान नहीं था, इसलिए उसके यूजीसी के गाइडलाइंस को नहीं माना गया। यूनिवर्सिटियां मनमानी करती रही, यही सबसे बड़ा कारण था। उसके बाद जो है आरटीआई के जो रिपोर्ट आया, आरटीआई के माध्यम से जब यूनिवर्सिटियों से जो ईओसी यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने की जो बात की गई थी, उसमें 60% जो है यूनिवर्सिटियों में ईओसी तो है ही नहीं, और जो बने थोड़े बहुत जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इन सब यूनिवर्सिटियों में जो थोड़े बहुत बने भी हैं, तो वो भी सिर्फ कागज पर बने हैं, यानी कि ग्राउंड लेवल पे वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल वो निष्क्रिय है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पब्लिक आउटरीच, यानी कि जो रोहित का मामला था, पायल जी का मामला था, इसका जब केस सुप्रीम कोर्ट में चला ना, तो सोशल मीडिया में काफी हल्ला मचा था। तो उसका भी एक यूजीसी के ऊपर दबाव था कि यूजीसी को अब ऐसा कठोर कानून लाना चाहिए जिससे कोई स्टूडेंट सुसाइड न करे, कोई भेदभाव का सामना न कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि ह्यूमन राइट का, और यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक है, और ह्यूमन राइट का एक दबाव था, यानी कि विदेशों से भी विदेशी सरकार का भी एक दबाव था, फॉरेन का भी एक दबाव था, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का एक दबाव था कि आप भारत में एक ऐसी व्यवस्था करिए जिससे यूनिवर्सिटियों में कोई भेदभाव ना हो। तो ये था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस क्या है, उसके प्रावधान क्या है, तो हम बात करते हैं कि यूजीसी की जो नई गाइडलाइंस है, तो जो नई गाइडलाइंस है उसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। तो ये हमारा नई गाइडलाइंस है। अब इसका देखिए, इस नई गाइडलाइंस के अनुसार आपका एससी, एसटी और ओबीसी, ध्यान दें ओबीसी को भी शामिल किया गया। ओबीसी के जो एससी, एसटी और ओबीसी है, इनके खिलाफ जो भी भेदभाव की समस्या आएंगी, जो भी भेदभाव के मामले आएंगे, उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आएंगे, उसका समाधान या निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसकी परिभाषा दी गई, भेदभाव की परिभाषा दी गई इस यूजीसी गाइडलाइंस में। जैसे यूजीसी गाइडलाइंस 2012 था, उसमें परिभाषाएं बहुत छोटी थी, उसमें सिर्फ एससी, एसटी को परिभाषा के रूप में बताया गया था, लेकिन इसमें परिभाषा को बहुत ब्रॉड कर दिया गया और इसमें कैसे भेदभाव हो सकते उसको भी बताया गया। जैसे कि हम समझेंगे, परिभाषा में कहा गया कि चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या विकलांगता के आधार पर किया गया अनुसूचित, भिन्न या पक्षपातपूर्ण
व्यवहार, ऐसा कोई भी कार्य भेदभाव के अंतर्गत शामिल है। अब देखिए, धर्म के आधार पर भी भेदभाव को शामिल किया, लिंग के आधार पर, यानी कि अगर कोई फीमेल महिला है तो उसके साथ भी भेदभाव हो सकता है। उसके बाद जन्म स्थान के आधार पर, कि देखिए अभी भारत में ही देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों से आते हैं, असम से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, उनका शक्ल थोड़ा सा नेपाली या चीनियों जैसे लगता है, तो वहां पे उनको यहाँ पे उत्तर भारत में, भारत के अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, इन राज्यों में उनको चिंकी चिंका कहकर बुलाते हैं या फिर चाइनीज कहकर बुलाते हैं। तो जन्म आधार पर भी तो भेदभाव हो रहा है, तो इन बड़े ब्रॉड लेवल पे इसको समायोजित किया गया। उसके बाद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष तो एक ये होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कहकर बुला दिए, बार दिए, कमेंट कर दिए, ये तो प्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है कि जानबूझकर हॉस्टल में उनको अलग रूम देना, जानबूझकर ऐसे नियम बना देना जो किसी एक पक्ष के अगेंस्ट हो और एक पक्ष के समर्थन में हो, तो ये अप्रत्यक्ष भेदभाव हो गया। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी भेदभाव हो गया तो उसको भी ब्रॉड लेवल पे शामिल किया गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसके मुख्य प्रावधान क्या है, तो मुख्य प्रावधान में सबसे बड़ा ये है कि ओबीसी को भी भेदभाव की श्रेणी में शामिल किया गया, और यही विवाद का सबसे बड़ा कारण है। अब अगर हम देखेंगे तो यह कहा गया कि ओबीसी को भी सुरक्षा के दायरे में शामिल किया जाए। अब ध्यान दीजिए, यूजीसी के जो अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह, ये उनकी सहमति पर ही ओबीसी को शामिल किया गया। क्या इसके पहले ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन जब इसकी ड्राफ्ट बनाई जा रही थी तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटियां और कॉलेज में हैं जहां पे ओबीसी भी प्रताड़ित हो रहे हैं, तो ओबीसी को भी शामिल किया। उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना करना अनिवार्य, यानी कि कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना करना होगा। अब देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का काम क्या होगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर का काम ये होगा कि यह शिकायतों को लेगा। जैसे कि आपके मोहल्ले में कोई घटना हुआ, कोई क्राइम हुआ, तो आप उसकी रिपोर्ट कहाँ जाकर करते हैं? तो आप उसकी रिपोर्ट अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में करते हैं। तो पुलिस स्टेशन क्या है? एक ऑथेंटिक कार्यालय है जहाँ पे आपकी शिकायतों को लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों के कैंपस के लिए जो एक पुलिस व्यवस्था बनाई जाएगी, पुलिस तो ऐसा नहीं रहेगा जैसे कॉलेज प्रशासन के ही लोग रहेंगे, जो एक तरीके से पुलिसिया सिस्टम बनाया जाएगा, वही होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, यानी कि एक ऐसी संस्था जहां पे शिकायतों को ऑफिशियली लिया जाएगा। और यह अनिवार्य रहेगा, क्योंकि अगर यह इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर नहीं बनाया जाएगा तो बच्चे या शिक्षक जिनके साथ भेदभाव होगा वो अपना कहाँ पे शिकायत देंगे। और उसके बाद इक्विटी कमेटी का गठन होगा। अब देखिए, इक्विटी कमेटी क्या होगा? अब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में जो भी शिकायतें आएंगी, उस शिकायतों की जांच कौन करेगा? उस शिकायतों की जांच करेगा इक्विटी कमेटी। अब इक्विटी कमेटी कौन क्या है? तो इक्विटी कमेटी में ओबीसी का होगा व्यक्ति, एससी का होगा, जनरल का हो, एसटी का होगा, फीमेल होगा, और उसके बाद जो कॉलेज के अन्य लोग, यानी कि सभी जाति के लोग, सभी वर्ण के लोग को उसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। और वह सभी प्रतिनिधियों से मिलकर जो टीम बनेगी वही होगी इक्विटी कमेटी। और इसका मुख्य काम यह होगा कि जो भी शिकायत आएगी उस पर वह अपनी जांच करेगा और जांच रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेगा। साथ में वो हर 6 महीने में, हर वार्षिक जो है अपनी रिपोर्ट जो है यूजीसी को वो बताएगा कि हमारे संस्था में कितनी शिकायतें आई और हमने कितने शिकायतों का निस्तारण किया। उसके बाद 24/7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल होगा। यानी कि सबसे बड़ी समस्या ये होती थी पहले कि शिकायत कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, इसका अभाव था। तो इसके लिए सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजों को अपना एक टोल फ्री नंबर, या यूजीसी खुद अपना टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कराएगी, और साथ में ऑनलाइन और ऑफलाइन 24 घंटे और पूरे दिन जो है शिकायत करने का एक सुविधा उत्पन्न होगा। उसके बाद एक सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया, यानी कि जैसे पहले क्या होता था कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई शिकायत जाती थी तो अक्सर वहाँ के जो एचओडी होते थे, वो डीन होते थे, या फिर वहाँ के जो वाइस चांसलर होते थे, वह यह कहकर टाल देते थे कि हमारे पास तो ये मामला आया ही नहीं, या फिर वह अपनी जवाबदेही ही सुनिश्चित नहीं करते हैं, या वो उसको टालते रहते थे। तो अब क्या होगा कि किसी यूनिवर्सिटी में
इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना हुआ कि नहीं हुआ, इक्विटी कमेटी बनी कि नहीं बनी, शिकायतों का निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए कॉलेज प्रशासन रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि वहां का वाइस चांसलर, कुलपति, कुल सचिव या वहां के एचओडी ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वहां पे शिकायतों का निस्तारण कैसे हुआ, और इक्विटी कमेटी का सेंटर, इक्विटी कमेटी कैसे बनी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी के सेंटर का स्थापना कैसे हुआ, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए संस्था रिस्पॉन्सिबल होगा। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? उसके बाद हम चलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे तो कि अब इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना अनिवार्य कर दिया गया, निगरानी समिति या फिर पैनल बनाया गया, यानी कि जो है निगरानी समिति बनेगी, संस्थानों का उत्तरदायित्व होगा, जिम्मेदारी होगी, यानी कि अब जो है यूनिवर्सिटी जो होगा, कॉलेज होगा, खुद जिम्मेदारी लेगी कि किसी की शिकायत का निस्तारण हो तो कैसे हो। उसके बाद हम बात करेंगे, अब देखिए यूजीसी के जो नए नियम है वो क्यों बदले, इसका देखिए सबसे बड़ा कारण है, बहुत से लोग सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि ये सरकार की वजह से है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण है सुप्रीम कोर्ट का दबाव। सुप्रीम कोर्ट यह कहती थी कि अगर यूनिवर्सिटियों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या फिर जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव होता रहेगा तो जो संविधान में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, उसका उल्लंघन हो रहा है। और यदि किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एक दबाव था कि आप जो है कठोर नियम लाइए जिससे यूनिवर्सिटियों के कैंपस में भेदभाव को रोका जा सके। और जो सबसे बड़ा जो दबाव था वो बढ़ते भेदभाव और आत्महत्या के मामले, लगातार जो है एनसीबी के नेशनल क्राइम रिपोर्ट के का जो आया मामला, उसमें हम देखेंगे 2014 का एक मामला था। 2014 में लगभग जो है 63 केस आए थे, लगभग जो है 63 केस आए थे, और सॉरी 118 केस आए थे, जिसमें से 63 लोगों ने आत्महत्या कर लिया था। और साथ में अगर हम बात करेंगे 2024 के आंकड़े के तो 311 ये केस आए थे, और इसमें से तो बहुत से आत्महत्या के केसेस को दबा दिया गया। लेकिन जब मामला सुनवाई हो रहा था दो लोगों का, एक आप तो सुने होंगे रोहित वेमुला जो पीएचडी स्कॉलर से थे, सन 2016 में इन्होंने सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि इनको जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया गया था, हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया था, इनको इनके पीएचडी के जो थीसिस थी उसको रोक दिया गया था, इनका पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रहा था और इन्होंने सुसाइड कर लिया। जब इन्होंने सुसाइड किया तो सुसाइड नोट्स पे क्या लिखा था कि मेरे मृत्यु का कारण ही मेरी जाति है। तो वहीं से सुप्रीम कोर्ट ने एक दबाव बनाना स्टार्ट किया यूजीसी के ऊपर कि नहीं, आप एक बदलाव करिए। और दूसरा है मामला, यह है पायल तांडवी जी का। ये एक एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, एसटी कम्युनिटी से, जो एक सर्जन थी, एमबीबीएस की ये स्टूडेंट थी, और इनके सीनियरों डॉक्टरों ने इनको प्रताड़ित किया गया, जातिगत संबोधन करके टिप्पणी किया गया और एक भेदभाव किया गया, जिससे ये अपना मास्टर की डिग्री कंप्लीट करने में इनको दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए इन्होंने भी सुसाइड कर लिया। और इन्हीं सब मामलों को लेकर जब सोशल मीडिया पे इसका विरोध हुआ तो इसके लिए लेकर जो यूजीसी ने एक बदलाव किया और कठोर नियम बनाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक हमारे इंस्टीट्यूट का। हमारा इंस्टीट्यूट है दीप जेएस फाउंडेशन, जहां पे हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस, समीक्षा अधिकारी और बैंकिंग जैसी सेवाओं के लिए हम तैयारी कराते हैं। हमारे यहाँ पे 1 साल का कोर्स है, जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है 9 बजे से 1 बजे तक और इवनिंग में 2 से 6 बजे तक। तो आप भी इंटरेस्टेड अगर है सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, आप भी चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह एक प्रखर वक्ता बने, तो आज ही आप ज्वाइन करें दीप जेएस फाउंडेशन, मोहल्ला सीताराम, गौरी शंकर घाट, आजमगढ़। अगर आपको ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9616401222 पे। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगर हम पक्ष में बात करें कि यूजीसी में पक्ष में क्या है, तो यूजीसी के पक्ष में अगर हम बात करें तो यह कहा गया है कि भेदभाव पर पहली बार सख्त कानून बना, यानी कि अब यह माना जा सकता है कि लोग दंड के ही डर से, सजा के डर से लोग जो है भेदभाव करने से बचेंगे। उसके बाद आत्महत्या जैसे मामलों में रोकथाम होगा, क्योंकि जब इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर रहेगा तो लोगों को यह आसरा रहेगा ना कि अगर मेरी कोई नहीं सुनेगा तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर सुनेगा, यानी कि शिकायतों का एक
संस्था बन जाएगी। उसके बाद विश्वविद्यालयों पर जवाबदेही, यानी कि पहले यूनिवर्सिटी जवाबदेही नहीं लेती थी अपनी, कि हम क्यों बताएं कि हमारे यूनिवर्सिटियों में रैगिंग क्यों हो रहा है, हम क्यों बताएं कि हमारे यहाँ कितने भेदभाव के केस आए। तो अब जो है यूनिवर्सिटियों को जवाबदेही तय की गई कि यूनिवर्सिटियों की जवाबदेही होगी कि वह बताएं। उसके बाद संवैधानिक मूल्यों का पालन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस आर्टिकल का उल्लेख किया है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, उनका भी रक्षा किया जा सकेगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधार होगी। देखिए हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटियों में हमारे भारत का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आता है। उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण हमारा एक ये भी है कि यूनिवर्सिटियों में भेदभाव होता है जाति के आधार पर, प्रोफेसरों के साथ, PhD स्कॉलरों के साथ, और जो स्टूडेंट है उनके साथ भेदभाव होता है। इसलिए हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ, शैक्षणिक संस्थाएं कम, राजनीतिक केंद्र ज़्यादा बन जाती हैं, और इसीलिए टॉप यूनिवर्सिटियों में हमारे भारत का यूनिवर्सिटी एक भी नहीं आता है। तो थोड़ी सी यह अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधरेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, अगर हम इसके विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में क्या है कि एकेडमिक फ्रीडम पर खतरा, यानी कि अब एक तरीके से UGC कंट्रोल करेगी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी कि यूनिवर्सिटियों का फ्रीडम ही खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज की हम विपक्ष की बात करें तो फॉल्स कंप्लेंट्स की आशंका। देखिए असली विवाद का जड़ जो है यही है कि अगर मान लीजिए जानबूझकर किसी जनरल कैटेगरी को किसी OBC के द्वारा या किसी SC के द्वारा जानबूझकर राजनीतिक द्वेष में अगर उसको झूठी कंप्लेंट करके फंसाया गया तो उससे समस्या का समाधान कैसे होगा। यानी कि यह जो UGC कानून लाया गया है OBC, SC, ST और वंचितों की रक्षा करने के लिए, कहीं यह शोषण का हथियार ही न बन जाए, यानी कि जनरल को जानबूझकर इससे प्रताड़ित न किया जा सके। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि इस कानून का मिसयूज न हो। दूसरा क्या है कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन बढ़ेगा, यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों में प्रशासनिक हावी होती जाएगी। उसके बाद देखेंगे पहले से मौजूदा कानूनों को अनदेखी करना, यानी कि जो वर्तमान में अभी भी SC ST एक्ट है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो है जो SC ST के जो वंचित वर्ग के लोग होते हैं, अगर किसी जनरल के द्वारा या फिर अपर कास्ट के द्वारा जाति सूचक देकर या भेदभाव या फिर उनके ऊपर कोई इस प्रकार से टिप्पणी की जाती है तो उनके तहत जो कार्रवाई होती है। तो अगर इस प्रकार के कानून ला दिए जाएंगे तो उनकी भी तो अनदेखी होगी वैसे कानून का। साथ में क्या है, शिक्षा का राजनीतिकरण। सबसे बड़ी समस्या क्या हो जाएगा कि देखिए अभी हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे क्या ना जाति बड़ी हावी होती है, और यूनिवर्सिटियों कॉलेज में आप देखते हैं कि एक राजनीति का छोटा अड्डा बन जाता है छात्र संघ के चुनाव को लेकर। तो जो है सरकार शैक्षणिक संस्था के आड़ में राजनीतिक का बड़ा एक केंद्र बन जाएगा। एक अलग अलग ग्रुप में लोग बढ़ जाएंगे, वो कहेगा हम OBC हैं तो हम उस ग्रुप में जाएंगे, हम SC हैं तो उस ग्रुप में जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी लॉबी तैयार हो जाएगी जो एक तरीके से शिक्षा पे बाधा बनेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि राजनीतिक, अभी इस समय आप लोग देखेंगे कि जनरल कैटेगरी के लोग जो है आक्रोश में आंदोलन कर रहे हैं और इसमें सरकार को कोस रहे हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष के अलग अलग लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों मामला है, सबसे बड़ा मामला यह है कि OBC को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा विवाद का मामला है कि OBC को शामिल किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक पक्ष को टारगेट किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे सरकार का समर्थक, यानी कि जो सरकार का समर्थक है उनका पक्ष ये है राजनीति में, वो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के नियमावली, उसके आदेशों का पालन करते हुए आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 का पालन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो विरोधी हैं, जो ये मानते हैं कि UGC जो है देश के लिए, UGC का जो नया गाइडलाइंस है ये जातिगत राजनीति को बढ़ावा देगा, भेदभाव फैलाएगा। तो उनके मन में सबसे बड़ा डर ये है कि जानबूझकर जनरल कैटेगरी को या फिर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनको कमजोर करने के लिए राजनीतिक दुरुपयोग होगा और जानबूझकर जो है इस नियम को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद क्या ये नियम वंचितों को सुरक्षा के लिए है, ये प्रश्न एक तरीके से मेरा भी है और सबसे है कि आप कमेंट बॉक्स में ये राय दें कि यह जो नियम है क्या इससे वंचितों की सुरक्षा होगी या वंचित खुद इससे दूसरे का शिकार करेंगे या शोषण करेंगे। ठीक है, और एक अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में यह है कि सरकार को
और इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। और सिस्टम फेल हो चुका है, ये हम जानते हैं, जमीनी स्तर पर सिस्टम फेल है, तभी यूजीसी को कठोर कानून लाने पड़े। तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करते हुए जो मिसयूज का खतरा बना हुआ है, यानी कि जो मिसयूज है, जो कंप्लेन, अगर कंप्लेन जो हुआ, झूठी कंप्लेन हुआ, उसका कैसे निस्तारण होगा, तो इस समस्या का समाधान करते हुए कठोर प्रावधान करें कि यदि कोई झूठी कंप्लेन कर रहा है या फिर किसी के दूसरे के बहकाव में राजनीतिकरण कर रहा है, तो उसके ऊपर भी कोई दंड का या जुर्माने का प्रावधान करे, जिससे भविष्य में झूठी कंप्लेन भी ना आए, और अगर कोई सही कंप्लेन है, शिकायत है, तो उस पर आरोपी को सजा भी मिले। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय दें, और अगला टॉपिक और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।